हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड गाइज, आज हम बात करेंगे एक्टोकार्पस और एक्टोकार्पस के स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि हम बात करते हैं एक्टोकार्पस फ्यूफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी ग्रुप का एक एल्गी होता है। एल्गी मतलब सबसे सिंपलेस्ट प्लांट ऑन दिस प्लेनेट। एंड दीज आर 11 क्लासेस में डिवाइड करे गए एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेज, जिसमें से केवल साइनोफाइसी, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं या ब्लू एल्गी बोलते हैं, उन्हें छोड़ के बाकी सब एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। तो एक्टोकार्पस, इससे पहले हमने इस ग्रुप का एक अनदर एल्गी स्टडी करा था जिसका नाम था फ्यूकस। और इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि हमने डिक्टोटा, सार्गेसम, लेविनेरिया में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। एंड आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्टोकार्पस, जो कि एक ब्राउन एल्गी तो है बट इसकी थोड़ा स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होता है, उसके साथ फ्लामेंटस, ब्रांच एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है। जो माइक्रोस्कोपिक वाली क्वालिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है एज पर अगर अदर मेंबर के कंपेयर में हम इसकी बात करते हैं एक्टोकार्पस। और एक्टोकार्पस या फिर हम जनरल बात करें तो ब्राउन एल्गी, अगर इसके बारे में ये सेंटेंस बोला जाए कि ये सबसे बड़े जो एल्गल ग्रुप्स होते हैं उनके मेंबर जो होते हैं वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे केल्प, लेमिनेरिया, डेंड्रॉइड कॉलोनीज बनाते हैं। और लार्जेस्ट एल्गा माइक्रोसिस्टिस पायरीफेरा भी इसी ग्रुप को बिलोंग करता है। एंड एक दूसरा सेंटेंस अगर बोला जाए कि जो एल्गल ग्रुप में सबसे जो लीस्ट स्टडीड ग्रुप है एल्गिस का, वो ब्राफाइसी मतलब आपका ब्राउन एल्गी है, मतलब फ्यूफाइसी का मेंबर्स है। बट आफ्टर द converting ectocarpus as a model organism for studying the different aspect of the biological sciences like morphogenesis, role of oxygen in morphogenesis, and very much other aspects including the हमारे जीनोमिक्स स्टडीज़ ऑफ द वेरी डेवलपमेंटल प्रोसेस, उसमें एक्टोकार्पस एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है। आफ्टर दिस, तो ये जो आज जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है अबाउट द ब्राउन एल्गी, दैट कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ एक्टोकार्पस। स्पेसिफिकली एक्टोकार्पस की एक स्पीसीज होती है जैसे बोलते हैं एक्टोकार्पस सिलिकोसिस, वो इसकी एक टाइप स्पीसीज है एज यूज़ करी जाती है मॉडल ऑर्गेनिज्म गाइज। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ब्राउन एल्गी और इसकी 16 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं गाइज। इसमें हमने ये भी नोटिस करा जो हमारा वेस्टर्न घाट है उस पर ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। अब इसके बारे में दिस इज़ आपका जो पिक्चर है ये आपका एक्टोकार्पस का है और ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि इसका थैलेज होता है वो ट्राइथैलिक होता है, ट्राइथैलिक टाइप की ग्रोथ पाई जाती है। एंड जो डिवाइड होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे पार्ट नीचे का होता है होल्ड फर्स्ट, बीच का जो स्टेम के इक्विवेलेंट होता है इसे स्टाइप बोलते हैं, और जो लीफ होती है वो फ्रंट के इक्विवेलेंट्स होती हैं जो फोटोसिंथेटिक वर्क करती है, मतलब फोटोसिंथेसिस का काम करती है। नाउ गाइज, तो आज हम जो बात करेंगे वो रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कुछ आइडिया ले लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द एक्टोकार्पस, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो थैलस होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। नीचे का जो पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट पार्ट। प्रोस्टेट का मतलब हो जाए क्रीपिंग, जो अर्थ से या जिस बॉटम पे रह रहा है, जिस भी सबस्ट्रेट में उसके साथ अटैच हो। और दूसरा पार्ट है इसका इरेक्ट पार्ट, जो खड़ा होता है, मतलब थोड़ा सीधा सा पार्ट होता है। तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट। दूसरे पिक्चर में हम देख रहे हैं कि आपको कुछ बॉडी दिख रही है जिसमें इसमें लिखा है कि स्पोरोफिटिक, जो कि डिप्लॉइड प्लांट बॉडी हो। और इस वाले स्टेम पे आप देख रही हैं प्लूरिलोकुलर स्ट्रक्चर और यूनिलोकुलर स्ट्रक्चर, दोनों एक ही उस पर दिख रही हैं, ये आपको देखना है। और दूसरे पिक्चर में आपको हम बताएं ये क्या दिख रहा है आपको। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ये भी रेक्ट सिस्टम हो गया, ये भी स्पोरोप्लांट है, तो इसमें वही कंडीशन है प्लूरिलोकुलर और यूनिलोकुलर, मतलब दोनों में कंडीशन एक सी नज़र आ रही है कि जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उस पर दोनों टाइप की स्पोरेंजिया हैं, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया भी हैं और प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया भी हैं। मतलब स्पोरोफिटिक प्लांट पे, मतलब स्पोरोफिटिक प्लांट का मतलब वो मेन प्लांट जो होता है गाइज, जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है उस पर दोनों टाइप की स्पोरेंजिया डेवलप होती हैं। अगले डायग्राम में हम देखते हैं गाइज, इस पिक्चर में हमारा जो पिक्चर है वो गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी है और इस पर हम देख रहे हैं केवल एक ही टाइप की गेमेटेंजिया रिप्रेजेंट हो रही हैं, जो है प्लूरिलोकुलर। जो गेमेटोफाइट है वो कैसा होता है गाइज, हैप्लाइड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हर कहीं गेमेटोफाइट हैप्लाइड ही होता है। और इस पर कौन सी गैमेटेंजिया डेवलप हो रही है, प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजिया डेवलप हो रही है। अब देखिए यहाँ पे गैमेटेंजिया है और ऊपर क्या थी, स्पोरेंजिया थी। तो एक सिस्टम को समझ के चलें, मैं आपको एक सिस्टम समझा रहा हूँ लाइक दैट। इसे मान लें ये एक प्लांट है जो मैंने लाइन किया है, और इस प्लांट पे एक स्टेम ये है और दूसरा स्टेम ये है, और ये दोनों स्टेम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हेलो गाइस, तो इसे समझने के लिए हम अगर इसे इस तरीके से समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए हम सपोज करते हैं दिस इज़ ए थैलस है जो आपका प्रोस्टेट वाला पार्ट है, और ये वाला इरेक्ट पार्ट है। ठीक है, थैलस इस तरीके से था, ये इरेक्ट पार्ट है, 2 फिलामेंट है इसके। और हम इन फिलामेंट को, हम जैसा कि लिखा हुआ, ये कैसा फिलामेंट है, डिप्लॉइड।
जिसे हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट, और ये फिलामेंट हो गया आपका हैप्लॉइड। ठीक है, तो डिप्लॉइड वाला जो फिलामेंट है गाइज, इस पर दोनों तरीके के, और पहले ध्यान रखें, डिप्लॉइड जो फिलामेंट है ये आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम करता है, और जो हैप्लॉइड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटेंजिया बनती हैं, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनती है, स्पोरेंजिया बनती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना ये कि स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड बॉडी है, इस पे दोनों टाइप की गैमेटेंजिया दोनों टाइप की स्पोरेंजिया बनती है। यूनिलोकुलर भी स्पोरेंजिया बनती है और प्लोरीलोकुलर स्पोरेंजिया भी बनती है। किस पे, जो आपका स्पोरोफाइट है, जो डिप्लॉइड बॉडी है, दो फिलामेंट है, और इसी थैलस पे दूसरा फिलामेंट है जो हैप्लॉइड है, जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। इस पे केवल एक ही टाइप की गैमेटेंजिया बनती है, ना कि स्पोरेंजिया। और वो कौन सी गैमेटेंजिया बनती है, केवल एक टाइप की, प्लोरीलोकुलर गैमेटेंजिया। और इसमें जो गैमेट बनते हैं वो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा, बस जस्ट कि दो फिलामेंट हैं, एक हैप्लॉइड फिलामेंट है जिसे हम गैमेट बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं, और इस पर जो स्पोरेंजिया बनती हैं गैमेटेंजिया, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम में आती है, और वो प्लोरीलोकुलर गैमेटेंजिया होती है। दूसरा जो डिप्लॉइड स्ट्रेंस है या फिलामेंट है, इसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, और इस पर जो काम होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काम आता है। और इसमें दो टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, जिनमें बनते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स वाली बॉडी कहलाती है स्पोरेंजिया। और इसमें दोनों टाइप की स्पोरेंजिया बनती है, यूनिलोकुलर भी बनती है और प्लोरीलोकुलर भी बनती है। जबकि इसके अपोजिट जो गैमेटोफाइट वाला रीजन है, जो हैप्लॉइड वाला स्ट्रैंड है, इस पर केवल एक टाइप की बनती है, वो कौन सी, गैमेटेंजिया। और कौन सी बनेगी, प्लोरीलोकुलर, मतलब मल्टी चैम्बर्ड, दिस वन ओनली। अब इसके बाद देखते हैं, ये इन्होंने सेल का पिक्चर लगाया हुआ है, देखते हैं जिसमें आपको दिख रहा है, जैसे कि इसमें दिख रहा है ना, एक ही टाइप की हैं, ये सब क्या है, गैमेटेंजिया हैं। और कौन सी है, प्लूरिलोकुलर। और इसमें क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। गैमीट कहाँ पे काम आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दिस इज एक सेल है जिसमें आपके न्यूक्लियस, पायरिनोइड्स, क्रोमेटोफोर, साइटोप्लाज्म और सेल वाल आपको दिखाई दे रही है। सेल वाल जैसा कि आपको बताते हैं डबल बॉडी होती है। नाउ अब हम इस पर डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन है कि इन एक्टोकार्पस the unfused gametes may grow parthenogenetically and form a parthenosporophyte which is indistinguishable। पहले इसका मतलब समझे। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कि हम डिफरेंस कर सकते हैं, इनडिस्टिंग्विश का मतलब हुआ सिमिलर। ठीक है, इस पॉइंट को समझें। तीन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड पार्थिनोजेनेसिस टाइप। ठीक, कह रहा है कि जो गैमीट्स जो होते हैं, जैसा कि गैमीट बोला, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्यूजन, जाइगोट बनाने से जो गैमीट फेल हो गए, मतलब जो फ्यूज नहीं हो पाए एक दूसरे से एंड अनेबल टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड जाइगोट, वो गैमीट क्या करते हैं, वो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। वो स्ट्रक्चर कौन सी होगी, वो होगी आपकी स्पोरोफाइट का डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि गैमीट कैसे हैप्लॉइड है, और गैमीट जब फ्यूज होते हैं नॉर्मल वे में तो ये क्या बनते हैं, डिप्लॉइड बनाते हैं। अगर ये ऐसा करते हैप्लॉइड बनाते, बट यहाँ पे ये फ्यूज नहीं हो पाए, और फ्यूज ना होने पाने के बाद एक सिंगल गैमीट ही पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, क्योंकि नाम तो स्पोरोफाइट हो, गैमीट से स्पोरोफाइट ही बनेगा। अब ये स्पोरोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड है गाइस, क्योंकि ये सिंगल से बना है तो हैप्लॉइड है। मगर ये इंडो रिडुप्लीकेशन हमने जो आपको बताया था उसके थ्रू ये अपनी प्लाइडी को चेंज कर लेता है। बट अभी ये कैसा है, ये हैप्लॉइड स्पोरोफाइट बन गया है, किसके थ्रू, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू। तो कह रहा है ये जो हैप्लॉइड स्पोरोफाइट बना, ये किससे डिफरेंस तो होगा। देखिए डिफरेंस का मतलब क्या है, हम डिफरेंस अलग अलग दिखाई दे मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। क्वेश्चन में कह रहा है विच इज इनडिस्टिंग्विशबल। मगर ये जो हैप्लॉइड स्पोरोफाइट बना है, जिसे हम बोलेंगे पार्थिनो स्पोरोफाइट, ये बिल्कुल आपका हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से अलग होगा, डिप्लॉइड गैमेटोफाइट से भी अलग होगा, क्योंकि स्पोरोफाइट है तो गैमेटोफाइट से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड उससे तो ये बिल्कुल डिफरेंस दिखेगा ही, और हैप्लॉइड स्पोरोफाइट से भी अलग दिखेगा। बट ये है हैप्लॉइड स्पोरोफाइट, बट ये दिखाएगा देखेगा अलग। मगर जो इनडिस्टिंग्विश मतलब बिल्कुल सिमिलर दिखेगा, वो किसके दिखेगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के की तरह ही दिखेगा। कहने का मतलब है अगर गैमीट फ्यूज होने के बाद स्पोरोफाइट बनाते हैं तो वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी तरीके से गैमीट जो होते हैं वो फ्यूज ना हो पाए तो जो स्पोरोफाइट बनेगा उसे हम बोलेंगे पार्थिनो स्पोरोफाइट, और वो हैप्लॉइड होगा हैप्लॉइड, बट ऊपर से देखने में वो बिल्कुल जो एक्चुअल तरीका था बनने का, मतलब जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बना उससे बिल्कुल भी हम उसे डिफरेंस नहीं कर सकते। कहने का मतलब है बी अनेबल टू डिस्टिंग्विश, मतलब इट इज़ इनडिस्टिंग्विशबल किससे, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से। जबकि हम हैप्लॉइड स्पोरोफाइट से उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिप्लॉइड गैमेटोफाइट से उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से भी उसे हम पहचान लेंगे, मगर हम डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से उसे नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही दिखाएगा जैसे कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है, जो एक्चुअल तरीके जो नॉर्मल बेस से बनने वाले गैमेट के फ्यूजन से जो बनता है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ये वैसा ही दिखाई देगा। मगर इनसाइड इसकी जेनेटिक जो होगी, क्योंकि जेनेटिक तो कोई देख नहीं पाता, ऊपर से मार्फोलॉजिकली कैसा दिखेगा, बिल्कुल डिप्लॉइड स्पोरोफाइट की तरह दिखाई देगा। सो वी आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश, तो हम कहेंगे विच इज इनडिस्टिंग्विशबल फ्रॉम द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलोइंग प्लांट ग्रुप अमंग द प्लांट किंगडम। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं
कि जो फॉलिंग का मतलब होता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल जो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट जो पानी में डूबे हुए होते हैं उनके ऊपर थिक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को डैमेज कर देते हैं एंड सीक्रेट ए वेरी बैड स्मेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं फॉलिंग प्लांट या फॉलिंग ऑर्गेनिज्म, फॉलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमने बताया था आपके एल्गी आते हैं, एल्गी में आपके ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी और डाइटम्स इस ग्रुप में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है गाइस, एल्गी ब्रायोफाइट का एक ग्रुप है, लिवर बर्ड्स, दूसरा डेवलप ग्रुप होता है मॉस, तीसरा डी है फंजाई। तो इसमें से ना ब्रायोफाइट काम करते हैं, ना ब्रायोफाइट के दोनों ग्रुप, ना लिवर बर्ड, ना मॉस, ना फंजाई। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप फॉलिंग ऑर्गेनिज्म का प्लांट ग्रुप है वो एल्गी होते हैं, जिसमें आपके रेड एल्गी, वो रेड ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी और डाइटम्स आते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या होता है ए। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं इक्टोकार्पस वैलिएंटी, एक स्पीसीज है इक्टोकार्पस की, जैसे आपने पहले देखा था फैसिकुलेटस। इक्टोकार्पस वैलिएंटी अफेक्ट या प्रेजेंट एज ए इंडोफाइट ऑन विच एल्गी, मतलब कहने का मतलब आपसे पहले आपने पढ़ा था फैसिकुलेटर जो थी वो लेमिनेरिया फ्यूकस उस पर रहती है एज एपीफाइट। यहाँ पे बात कर रहा है इंडोफाइट, मतलब प्लांट के अंदर रहती है इक्टोकार्पस की स्पीसीज वैलेंटी। किस प्लांट है, किस एल्गी के अंदर रहती है, तो गाइस वो रहती है दूसरा एक ब्राउन एल्गी होता है जिसका नाम होता है सिस्टोसेरा। इससे पहले हमने जो आपको बताया था फैसिकुलेटस वो आपकी लेमिनेरिया और दूसरे एल्गी थे फ्यूकस उस पर रहती थी, मगर ये वाली जो स्पीसीज है इक्टोकार्पस वैलेंटी ये एज एंडोफाइट रहती है किसके साथ, सिस्टोसेरा, जो कि एक क्या होता है, एक ब्राउन एल्गी ही होता है लाइक दी इक्टोकार्पस। ठीक है गाइज, करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम एक पिक्चर पहले देख लेंगे। ये पिक्चर है आपके गैमीट की, ठीक है गाइज, और इसमें आपको देखना क्या है, दो देखिए ये स्ट्रक्चर से घबराए ना, ये कुछ नहीं, इसका गैमीट है, जो बड़ा गैमीट होता है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्रोनिमेटा, ए एक्रोनिमेटिक गैमीट, और दूसरा होता है छोटा था जिसे हम क्या बोलते हैं, विपलेस गैमीट। ठीक है, ये टेंसिल वाला होता है जिसमें इस तरीके के प्रोसेस होते हैं छोटे छोटे से लाइक दैट, ये इस तरीके से है ना, ये टेंसिल वाला होता है। और दूसरा होता है जो इस तरीके से होता है ऊपर की तरफ इस तरीके से, ये होता है विपलेस, छोटा सा होता है। तो ये दो अनइक्वल और लेटरली फ्लेज्ड गैमीट्स हैं जैसा कि हमने बताया था आपको, और ये उनका पाइनॉइड है, ये पूरा क्रोमैटोफोर्स है, और इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं। नाउ क्वेश्चन देखें इस पर क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैक्सिमम ब्राउन एल्गी इज बाय। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ए सेक्सुअल के लिए हमने क्या बताए थे, स्पोर्स, और सेक्सुअल के लिए क्या बताए थे, गैमीट्स। तो कहने का मतलब है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारा आंसर कहाँ से आएगा, स्पोर्स से आएगा। स्पोर्स का हमने ऊपर डायग्राम आपको दिखा दिया है। तो अब वो कैसे स्पोर्स के थ्रू होगा, बाई, पहले इसमें आंसर देखो, स्पोर्स से ही हैं सब, तो एप्लेनोस्पोर यहाँ पर कहीं बात नहीं करी गई, सिंगल फ्लेजलेट स्पोर्स भी नहीं होते हैं, और होते कौन से गाइस, अभी जो स्ट्रक्चर में दिखाया बाई फ्लेजलेट जूस्पोर जो आगे बना हुआ है गाइस, जिसे मियोस्पोर्स बोलते हैं, ये वो स्पोर्स हैं, और दे पार्टिसिपेट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी ब्राउन एल्गी, मोस्ट ब्राउन एल्गी में ऐसे ही होता है गाइस। करेक्ट आंसर है। फिर से एक बार क्वेश्चन, मैनिटॉल पर हमने कई सारे क्वेश्चन करे, फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। मैनिटॉल एक्ट एज, देखिए मैनिटॉल क्या है, हमने बताया कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है एंड रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द ब्राउन एल्गी लाइक इक्टोकार्पस, फ्यूकस वगैरह में। तो मैनिटॉल जो बनता है ये है क्या, ये पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है, कार्बन स्टोरेज है, क्योंकि कार्बन पॉलीसेकेराइड क्या होता है कि बहुत सारे ग्लूकोज मोनोसेकेराइड के यूनिट एक साथ कलेक्ट होते हैं, इसका मतलब ये कार्बन का रिजर्व है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा ये आस्मो प्रोटेक्टेंट है, क्योंकि ब्राउन एल्गी कहाँ पाए जाते हैं, मरीन बॉटम पाए जाते हैं, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ये आस्मो प्रोटेक्टेंट का काम करने का मतलब उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बाई एक्टिंग एज ए आस्मो प्रोटेक्ट। और थर्ड पॉइंट है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट भी इसी तरीके के जो केमिकल्स होते हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए काम में लाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि हम कर्ड लेते हैं तो फार कहते हैं ना, एजिंग जो हमारे रेडिकल्स होते हैं उन्हें डैमेज करते हैं और हमें काफ़ी टाइम तक यंग बनाए रखते हैं। तो इस तरीके के जो केमिकल्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज होती है, प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो गाइस मैनिटॉल आल्सो एंटीऑक्सीडेंट। सो गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है डी, तीनों क्वालिटीज इसके पास होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं गैमीट्स ऑफ द इक्टोकार्पस यूज टू स्टडी ऑफ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इक्टोकार्पस को हमने बताया कि ये ऑक्सीजन की जो रोल होता है मार्कोजेनेसिस उसमें काम करता है। डी नेवो मॉडल ऑर्गेनिज्म मतलब इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अलावा मैथमेटिकल मॉडलिंग में काम आता है ये, तो बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने में, जीनोमिक एंड जीनोमिक अप्रोचेस की स्टडी करने में ये काम आता है, किसी भी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। इसके अलावा इसके जो गैमीट्स होते हैं गाइस उन्हें भी हम एज ए मॉडल यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं, कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मतलब होता है किसी केमिकल के थ्रू जो फ्यूजन होता है गैमीट में, जो अट्रैक्शन होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का केमिकल की तरफ अट्रैक्शन होता है, जो बोलते हैं कीमोटैक्सिस, उसकी स्टडी करने में काम आता है। इसके अलावा रिसेप्टर मॉडलिंग में भी ये काम आता है, जो कि हमारा जब हम किसी प्रोसेस पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में कि जो
एक्सचेंज ऑफ आयंस या कैटाइंस और जो फ्लूइड मटेरियल्स का होता है उसमें कहते हैं रिसेप्टर मॉडलिंग, ठीक है। तो रिसेप्टर मॉडलिंग की स्टडी में भी ये काम आता है। एंड फोटोटैक्सिस सेम केमोटैक्सिस की तरह, जब लाइट के थ्रू अट्रैक्शन होता है तो उसे कीमोटैक्सिस बोलते हैं। देयर आर सेवरल प्रोसेस जो कि इन्फ्लुएंस होती हैं फोटोटैक्सिस एक्शन के थ्रू, तो उनकी स्टडी में भी एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म हम इक्टोकार्पस के गैमीट को यूज़ करते हैं। सो गाइस करेक्ट आंसर आपका डी, तीनों एस्पेक्ट में इक्टोकार्पस गैमीट एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। इक्टोकार्पस, आपको आइडिया होगा इक्टोकार्पस हमने पहले सेंटेंस में क्या बताया था कि फिलामेंटस ब्राउन एल्गी मल्टीसेलुलर भी है, यूकैरियोटिक भी है और माइक्रोस्कोपिक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ध्यान रखना है आपको, माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि फ्यू फाइसी के मेंबर बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाते हैं, बहुत बड़े एल्गी होते हैं, बट हम जो आज स्टडी कर रहे हैं इक्टोकार्पस वो क्या कहता है, छोटा सा, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, मतलब माइक्रोस्कोप से व्यू करने पर पता चलता है। इसके अलावा जो यहाँ पे ऑप्शन में है वो फिलामेंटस ब्राउन एल्गी, करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं इन विच द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट अबाउट दी मैनिटॉल। मैनिटॉल के बारे में ट्रू नहीं है गाइस। देखो हम मैनिटॉल के बारे में फिर से एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिल रही है इस टॉपिक से। मैनिटॉल के बारे में ट्रू नहीं है, मतलब हमें पकड़ना है इसमें कि गलत स्टेटमेंट कौन सा, जो गलत कथन है, असत्य कथन कौन सा, वो बात करनी है। तो पहला पॉइंट है, इट इज़ आल्सो नोन एज माना शुगर। आपने सुना होगा, बहुत कॉमन टर्म होता है माना शुगर, इसे कहते हैं कॉमनली। और जो नेम है माना शुगर कम्स फ्रॉम दी वर्ड मना, मन्ना। मन्ना का मतलब होता है विच वाज हेवनली ब्रेड, मतलब स्वर्ग में एक जो रोटी खाई जाती है उसके लिए यूज़ करा जाता है। और दैट गॉड क्रिएटेड फॉर इजराइल। इसराइल का मतलब जो इसराइल आजकल जो इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत फेमस आजकल चर्चा में है, तो फ़लस्तीन के लोगों का ये मानना है कि जो गॉड ने एक स्पेशल ब्रेड बनाया जो स्पेशली इसराइली के लोगों के लिए बनाया है। वो कौन से धर्म को फॉलो करते हैं? यहूदी धर्म को, यूज बोलते हैं उन्हें, यहूदी धर्म को फॉलो करते हैं। वो उनका विश्वास ऐसा है कि माना शुगर इज ए काइंड ऑफ ब्रेड दैट क्रिएटेड बाय द गॉड फॉर स्पेसिफिकली इसराइल के लोग, जैसे हम इंडियंस होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, श्रीलंकन्स होते हैं, इस तरीके से इसराइल्टी अपने को क्या बोलते हैं, इसराइल के लोग इसराइल्टीज, उनके लिए बनाए। दूसरा पॉइंट है, इट कैन आल्सो बी आर्टिफिशियली, इसे लेबोरेटरी में केमिकल है, लेबोरेटरी में सिंपली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैनिटॉल इज मेड ऑफ फ्रक्टोज। ये होता क्या है? मैनिटॉल तो टर्म्स है, जैसे कि हम मैनिटॉल बोल दिया, नाम आया कहीं से तो उसका टर्मोलॉजी लाइक दैट मैनिटॉल। बट ये है क्या एक्चुअल में? हमने देखा है कि ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, लेविलोज होता है, गैलेक्टोज, ये 4 मोनोसैकेराइड्स हैं। इस तरीके से आपके सुक्रोज, माल्टोज, इस तरीके से आपके डाइसैकेराइड होते हैं। तो ये जो मैनिटॉल होता है, ये फ्रक्टोज जो कि फ्रूट में पाई जाने, फ्रूट हम जब खाते हैं, हम अमरूद खाते हैं तो हमें मीठा लगता है, लाइक दैट प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज। तो ये फ्रक्टोज और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, मतलब उससे बना हुआ होता है मैनिटॉल। और ये भी सही स्टेटमेंट है गाइस, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट, इट गिवन एज ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इट इज कॉमनली यूज इन सेरिब्रल एडेमा एंड ग्लूकोमा ट्रीटमेंट गाइस। तो देखो ये पॉइंट है डी, जो कि गलत है गाइस। कैसे गलत है? ये हाइपोटोनिक नहीं है, बल्कि ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। बाकी इसकी जो एप्लीकेशन गाइस ये भी सही है कि यूज़ करा जाता है सेरिब्रल एडेमा, जो हमारे जो ब्रेन की नसों में ना, पानी दिमाग की नसों में आ गया, या ग्लूकोमा जो एक आई की प्रॉब्लम, आँख में पानी आ जाना, उसे बोलते हैं। इन दोनों में ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में मैनिटॉल यूज़ करा जाता है। बिल्कुल गाइस सही, मगर क्वेश्चन यहाँ से गलत हो गया। ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन के फॉर्म में यूज़ नहीं करा जाता, बल्कि ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका डी। और ई स्टेटमेंट, इट यूज टू हेल्प बॉडी प्रोड्यूस मोर। सही बात है बिल्कुल गाइस, क्योंकि ये डायूरेटिक होता है। तो डायूरेटिक का मतलब होता है जब हम इसे ले लेते हैं एज ए मेडिसिन, तो हमें जो यूरिन की प्रॉब्लम, यूरिन ज़्यादा आता है, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें यूरिन ज़्यादा आने से मतलब फ़ायदा होता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें यूरिन आ जाए तो ब्लड का पानी निकल जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। तो उसमें हम क्या लेते हैं? डायूरेटिक मेडिसिन लेते हैं कि हमें जल्दी से यूरिन सिक्रीटर हो जाए। यूरिन सिक्रीटर का मतलब ब्लड का बैलेंस कम हो जाएगा बॉडी में, तो अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो इट इज़ डायूरेटिक, मतलब इट टेक टू प्रोड्यूस मोर यूरिन। तो मोर यूरिन का मतलब हो कि हम ज़्यादा यूरिन करेंगे तो हमारा ब्लड का जो बॉटल है वो निकल जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर स्लो डाउन हो जाएगा। मतलब एंटी हाइपरसेंसिटिव की तरह इसे हम काम कर सकते हैं। डायूरेटिक का मतलब वही होता है, मगर ये हाइपोटोनिक नहीं बल्कि ये हाइपरटोनिक होता है। ये ध्यान रखना है बस आपको, ये हाइपरटोनिक होता है। यहाँ लिखा है हाइपोटोनिक, तो ये हाइपोटोनिक नहीं है, ये हाइपरटोनिक है। ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट इसलिए यहाँ पे है गलत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? डी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बात करते हैं हम 9, इक्टोकार्पस सोच। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रहते हैं। इक्टोकार्पस लाइफ साइकिल हम देख चुके हैं कि हैप्लोडिप्लॉयड, ठीक है ना। तो ये कोई इसमें सोचने की बात नहीं, हमारी लाइफ साइकिल क्या होगी? हैप्लोडिप्लॉयड लाइफ साइकिल होगी। करेक्ट आंसर आपका सी। इसके अलावा हैप्लोडिप्लॉयड लाइफ साइकिल पॉलीसाइफोनिया, देखिए ये रेड एल्गी है, केल्प आपका ब्राउन एल्गी, इन दोनों में भी आपकी हैप्लोडिप्लॉयड लाइफ साइकिल होती है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा मेंबर था फ्यूकस जिसमें ब्राउन एल्गी का था, उसमें केवल प्योरली डिप्लॉयड लाइफ साइकिल थी गाइस, ठीक है। और ये वाले जो लाइफ साइकिल होती है जिसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉयड, ये एक इंटरमीडिएट टाइप की है कि हैप्लोडिप्लॉयड दोनों के बीच का, ठीक है। जबकि फ्यूकस एडवांस है तो कंप्लीटली डिप्लॉयड लाइफ साइकिल हो गई। इससे पहले वाले जो एल्गी थे, ग्रीन एल्गी जो हमने पढ़े थे, उनमें सब में क्या थी? हैप्लॉयड लाइफ साइकिल थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट एल्गी कौन से लाइफ साइकिल शो करते हैं, तो योर आंसर विल बी हैप्लॉयड लाइफ साइकिल। और ये जो है मिडिल के हैं, कौन सा जो हम पढ़ रहे हैं आज, एक्टोकार्पस,
केल्प या पॉलीसेफोनिया की बात करें, हमारे सिलेबस में कोई नहीं है, हमारे सिलेबस में केवल एक्टोकार्पस है। एक्टोकार्पस बीच का एल्गी है, मतलब एडवांस नहीं बल्कि प्रिमिटिव है और ग्रीन एल्गी से डेवलप है। ब्राउन एल्गी भी प्रिमिटिव है बट ग्रीन एल्गी से डेवलप है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलते ये एक इंटरमीडिएट टाइप की लाइफ साइकिल होती है जिसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और फिर एडवांस में आ गए आपके जैसे फ्यूकस, तो उसमें कैसी होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि एल्गी में बहुत ही रेयर होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। आपने एक स्टेटमेंट आगे भी क्वेश्चन इसमें मैंने बनाया है, उस क्वेश्चन के बेस पे ये कहा जाता है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है और तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। अब कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होगी, तो एब्जॉर्ब लाइट वो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगी। तो इसके पॉइंट से अगर हम बात करें तो आउट ऑफ दिस तो सबकी फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, रेड लाइट की। सबसे ज़्यादा लाइट कौन सी एब्जॉर्ब होगी, रेड। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बताया है। अब यहाँ पे हमने केवल कुछ नहीं करा, केवल एक सेट बनाया कि पर्पल की जो है वेवलेंथ क्या होगी और ब्लू की क्या हो, ग्रीन की होगा। तो जो अरेंजमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, आपको बिल्कुल इतना याद रखना है। जैसे हम कभी अपना बनाते 9th क्लास में हम देखते थे 400 से 700 तक इस तरीके से बनाते थे अपना विजिबल स्पेक्ट्रम। तो आपको बस यहाँ देखना है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पर्पल से, और 700 का मतलब थोड़ा बैक चले जाएँ 650 यहाँ तक की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, 400 से 650। तो आपका 400 पे आपका पर्पल है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो होता है ब्लू 450 पे। ठीक है, 450 से भी कभी लिखते हैं तो 450 टू 700 तक, तो आप यहाँ 400 से 650 ले लीजिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल अरेंज हो जाइए। सबसे ज़्यादा रेड लाइट 650, येलो इससे पीछे थोड़ा चले जाएँ 550 और ग्रीन 50 मतलब 500 एनएम और ब्लू 450 और पर्पल 400 एनएम। इस तरीके से जो वेवलेंथ इनकी लिखी है बिल्कुल इनके इक्विवेलेंट है और सही अरेंजमेंट है गाइज। तो करेक्ट आंसर आपका है ए, जो जिसके सामने लिखा है बिल्कुल चाहिए कि अगर पर्पल लेंथ की आपसे वेवलेंथ पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए गाइज 400 नैनोमीटर और रेड लाइट की आपकी 650 नैनोमीटर। इस तरह ग्रीन पूरा सिंगल ओवरऑल मतलब राउंड फिगर में 500 नैनोमीटर्स। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, एक वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च का एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस फिजियोलॉजी। मतलब डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कहीं के वाटर में हैवी मेटल बहुत हो गया, कहीं के वाटर में नमक बहुत हो गया जिसे हम बोलते हैं सैलिनिटी। जैसे कि समुद्र जो हमारा ओशियन है उसमें क्या है, मरीन होता है, उसमें क्या होता है NaCl बहुत ज़्यादा होता है। और जो ब्राउन एल्गी वो कहाँ पर रह रहा है, ओशियन में रहते हैं 99.7%। इसके बाद डिफरेंट टाइप की, जैसे कि कहीं सूखा पड़ गया, सूखे टाइप में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो डिफरेंसेस होते हैं उसमें। जहाँ पानी अगर भर गया वाटर लॉगिंग होगी तो वहाँ की फोटोसिंथेसिस में डिफरेंसेस होते हैं। कहीं के पानी में हैवी मेटल बहुत ज़्यादा जैसे कि लेड बहुत ज़्यादा है, एल्यूमिनियम ज़्यादा है, तो वहाँ की फोटोसिंथेसिस को किस तरीके से अफेक्ट करेगा। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा रिसर्च का एरिया है। हमारा जो क्वेश्चन गाइस है वो ये कह रहा है कि जो मरीन इन्वायरमेंट होता है, जैसे किसी को हम नमक वाले इन्वायरमेंट में रख दें जहाँ के पानी में नमक बहुत है, सिंपल से हम उसे समुद्र में रख दें। किसी को मछली को निकालें जो तालाब में थी और उसे समुद्र में डाल दें। कुछ ऐसे सुने होंगे आपने अपने चाइल्डहुड में, तो क्या होगा उसका। इस तरीके ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि मरीन इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंस का मतलब होता है निगेटिविटी की रोकना, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मरीन इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंस सेवरल एस्पेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ब्राउन एल्गी इंक्लूड्स। कहने का मतलब है जो ब्राउन एल्गी आपका एक्टोकार्पस जो समुद्र में पाया जा रहा है वहाँ पर बहुत सारा नमक है और नमक की वजह से उसकी फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन ये चीज़ें सही नहीं हो पाती। जैसा कि जो स्टैंडर्ड होता है हमारा, जैसे ग्रीन प्लांट आपके घर में नीम का प्लांट खड़ा है, प्लांट पीपल का पेड़ है, उसमें जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो फोटोसिंथेसिस, और जो ब्राउन एल्गी जो समुद्र में आधा डूबा हुआ है उसमें जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उनमें क्या डिफरेंस होता है। मतलब हाउ मैरीन एनवायरनमेंट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस इन द एक्टोकार्पस। ये पॉइंट हमारा है गाइस। अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आप देखिए पहला पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन। मतलब जो समुद्र पानी होता है जहाँ पे नमक होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि पानी में डूबे हुए हैं, वहाँ पे CO2 जो है वो मेन सोर्स नहीं है इनऑर्गेनिक कार्बन का। इनऑर्गेनिक मतलब जो उसका फूड मटेरियल बनना है, और कार्बन सबसे मेन मतलब जो लिया जाता है सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में क्या लिया जाता है, कार्बन लेते हैं और वाटर के साथ मिला के उसका ग्लूकोज बनाना, ये तो फोटोसिंथेसिस होती है। तो मरीन एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मेन सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन का नहीं होता है गाइज। इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, पहला तो सही है। दूसरा पॉइंट है कि सी वाटर इन इक्विलिब्रियम विद एयर की जो कंसंट्रेशन प्लांट में नॉर्मली जब फोटोसिंथेसिस आप घर में अगर पीपल का प्लांट खड़ा तो वो CO2 कहाँ से ले रहा है, इन्वायरमेंट से ले रहा है। यहाँ पे जो मरीन वाटर में जो एल्गी आपका पूरा अंदर वाटर बॉडी के अंदर रह रहा है वो CO2 कहाँ से लेगा, वो पानी से CO2 लेगा जो समुद्र के पानी में डिजॉल्व CO2 है। तो ये क्वेश्चन है कि सी वाटर इन इक्विलिब्रियम विद द एयर कंटेन ओनली 13 माइक्रोमिलीमोल CO2। ठीक है, कितना है 13, जबकि रियल में इसका केवल 2% ही अगर इक्विलिब्रियम बनाया जाए तो जो एयर में और सी वाटर में होना कितनी चाहिए 13, और जो रियल में इसमें आयनाइनिक फार्म जो प्लांट ले सकता है वो कितनी होती है 13 का केवल 2 मिलीमोल होती है। तो ये बहुत ही रेयर फार्म्स है, उसमें आयनाइनिक फार्म मतलब जो प्लांट लेता है मतलब SCO3 जो बाइकार्बोनेट आयन के फार्म में केवल इसमें से 2 मिलीमोल ही होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है गाइस। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है।
अगली बार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट सी। व्हेन सीवीड्स आर इमर्स्ड दे डू नॉट रिसीव फुल लेंथ लाइट स्पीड। बिल्कुल सही बात है, ये पानी के अंदर डूबे हुए हैं तो ये पूरी लाइट कहाँ से एब्जॉर्व कर पाए, बाहर पूरी सब वेवलेंथ की लाइट में फ्रिक्वेंसी इतनी है ही नहीं, कुछ की जो फ्रिक्वेंसी भाई पहुँच पाती है, जैसे रेड वाली पहुँच पाती है, पर्पल वाली नहीं पहुँच पाएगी। तो ये बात भी सही है कि व्हेन सीवीड्स आर इमर्स्ड दे डू नॉट रिसीव द फुल लाइट स्पेक्ट्रम। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है स्टेटमेंट। इसके बाद अगर हम बात करें कि लाइट एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद वाटर डेप्थ एंड वेरीज अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ। बिल्कुल सही बात, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी तो जो आपका एब्जॉर्प्शन है उनका करने का जो स्पीड है, जो कैपेसिटी है, वो उसमें चेंजिंग आएंगे। जैसे कि जैसे पानी बढ़ेगा तो हाई स्पीड जो उनकी हाई फ्रिक्वेंसी वाली लाइट है वो अंदर जा पाएगी, तो या फिर एलगी बहुत डीप बॉर्डर में, तो उसे उस लाइट को लेने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, काफ़ी अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगी। तो कह रहा है कि लाइट एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लेना चाहिए, लाइट को एब्जॉर्ब करना चाहेंगे। कैसे? जितना वो गहराई में होगा उतना ज़्यादा वो एनर्जी लेगा, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करना। और ये इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ये वेरीज करता है, चेंज होता है किसके साथ? वेवलेंथ के साथ। लाइट डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन, एक आइडिया फिर दे रहा है कि जो लाइट होगी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन कहाँ? 10 मीटर की मतलब बस गहराई तक ही स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन कर पाएगी, उसके बाद उसकी केवल सेट पहुंचती है, ओरिजिनल लाइट नहीं पहुंचती है। ठीक है, इसमें रेड लाइट कह रहा है इज ऑलमोस्ट फुल्ली एब्जॉर्ब, वेयर एज रेड लाइट तो फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि जो आपकी दूसरी जो लाइट है जैसे ग्रीन और ब्लू लाइट ये बिल्कुल नॉन सिग्निफिकेंट है, ये बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। और ये स्टेटमेंट है ऑल ऑफ दी अबव गाइस। तो ये बात बिल्कुल सही है, ए बी सी एंड डी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ मरीन एनवायरनमेंट इन सब पॉइंट को अफेक्ट करेगा ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इन द ब्राउन एल्गीज। तो भाई ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे कि वहाँ पे कार्बन जो है वो एक्चुअल सोर्स नहीं है, जैसा कि आपके नॉर्मल प्लांट जो टेरेस्ट्रियल लैंड में प्लांट ग्रो करता है वहाँ पे CO2 मेन ऐसा वहाँ पे नहीं होता है। और जो बाइकार्बोनेट आयन की जो कंसनट्रेशन जितनी रिक्वायर्ड है उसकी बहुत कम वहाँ पे अवेल होती है। तीसरा बात है कि जो फुल लाइट स्पेक्ट्रम वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उतनी वहाँ पहुँच ही नहीं पाती है। और गहराई के साथ साथ लाइट एब्जॉर्प्शन की जो होता है वो भी बढ़ता जाता है। और इसमें कह रहे हैं कि जो रेड लाइट है वो केवल सही से ले पाते हैं और बाकी जो ग्रीन और आपकी ब्लू वाली है वो उसका एब्जॉर्प्शन नॉन सिग्निफिकेंट हो, मतलब बिल्कुल ना के बराबर वो एब्जॉर्ब हो पाती है। सभी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन इन इक्टोकार्पस। देखिए इक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है, उसमें से हमें ये बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए, अच्छे से हमें रिप्रोडक्शन आना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हमने जैसे आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था कि ओनली हैप्लाइड, हैप्लाइड वाला मतलब जो स्टेटमेंट है गैमेटोफाइट, वो कहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। बिल्कुल सही बात है, आपने मेरा जो लेक्चर अभी शुरू में इसे सही से देखा है। तो जो हैप्लाइड वाला जिसे हम गैमेटोफाइट फिलामेंट बोलते हैं उसमें गैमेटेंजिया बनती, कैसी बनती? प्लूरीलोकुलर। और वो कहाँ पार्टिसिपेट करती है? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बी स्टेटमेंट है कि ओनली डिप्लाइड स्पोरोफिटिक फिलामेंट जो होता है वो दोनों जगह वो केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब स्पोर का फॉर्मेशन करता है। दोनों टाइप की स्पोरेंजिया बनती हैं, उस पर कौन कौन सी? यूनिलोकुलर भी बनती हैं और प्लूरीलोकुलर भी बनती हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइदर में भी आइसोगैमस और आइसोगैमस। बिल्कुल सही बात, हम आपको बिल्कुल स्टेटमेंट बता चुके। 3 जो मोड होती हैं उसमें से 2 मोड पाई जाती हैं इन ब्राउन एल्गी। कौन कौन सी? आइसोगैमस और एनाइसोगैमस। इक्टोकार्पस में 2 मोड, ओगैमस कंप्लीटली एब्सेंट होता है। अब इन 2 में से भी सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? एनाइसोगैमस होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइदर में भी आइसोगैमस और एनाइसोगैमस। बिल्कुल सही है। डी स्टेटमेंट है कि मोस्ट स्पीसीज ऑफ द इक्टोकार्पस शोज आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखिए गलत हो गया। सबसे जो स्टेटमेंट सही है इस तरीके से कि एनाइसोगैमस सबसे ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एनाइसोगैमस टाइप से होता है, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोस्ट स्पीसीज जो इक्टोकार्पस की होती है वो आइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है, जो गलत हो गया। आगे सबसे ज़्यादा शो करती है सबसे ज़्यादा एनाइसोगैमस टाइप से। तो गाइस जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से एक बार हमें इक्टोकार्पस को और अच्छे से जानने का मौका मिला है, देखते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द इक्टोकार्पस। फिलामेंट्स ऑफ इक्टोकार्पस हैव यूज्ड एज अ मॉडल सिस्टम टू स्टडी मॉर्फोजेनेसिस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स अलोंग ए फिलामेंट। बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है इक्टोकार्पस इज डिस्टेंटली रिलेटेड टू 3 मोस्ट इंटेंसली स्टडीड यूकैरियोटिक ग्रुप एनिमल, फंजाई एंड ग्रीन प्लांट, एंड सो इक्टोकार्पस हैज फर्निश्ड विद मैनी नॉवल मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड सेलुलर एज वेल एज इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि जो इक्टोकार्पस है गाइस वो अपने 3 सबसे ज़्यादा स्टडी करने वाले ग्रुप जिसमें आपका एनिमल, फंजाई और ग्रीन प्लांट्स आते हैं उनसे बहुत
दूर है, मतलब इसका उनसे कोई रिलेशन नहीं लगता जब हम इसकी इवोल्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। और यही वजह है कि जो एक्टोकार्पस है इसके बाद कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं हर एक फील्ड में, जैसे मेटाबॉलिक फील्ड में भी, फिजियोलॉजिकल फील्ड में भी, सेलुलर फील्ड में और इकोलॉजिकल फील्ड में भी कुछ नॉवल फीचर रखता है ये, जो प्लांट में ना पाए जाते हैं, ना आपके एनिमल में पाए जाते हैं और ना ही आपके ग्रीन फंजाई में पाए जाते हैं। और जैसा आपने एग्जाम्पल देखा कि हाइड्रोजन मेटाबॉलिज्म कहीं नहीं पाया जाता, केवल एक्टोकार्बन पाया जाता है गाइस। फाइसोट्स केवल एक्टोकार्बन बनती, कहीं नहीं बनती है। एपोमियोसिस कहीं नहीं बनती, केवल आपकी इसमें होती है। ठीक है गाइस, तो ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। C statement, evolutionary history of the brown algae also underlies the high commercial value of several members of the group in the sense that they have evolved novel biomolecules such as polysaccharides and defense elicitors that have a wide range of application in study। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है गाइस, ये बहुत ही अच्छा सोचने का तरीका है कि evolutionary हिस्ट्री या ब्राउन algae देखें तो ये काफ़ी कमर्शियल वैल्यू रखता है। जैसे आपने देखा हुआ एल्जिन, कैराजिनान, ये सब कहाँ मिलते हैं? ब्राउन algae मिलते हैं, एंड देट मेक इट मच कमर्शियल इंपॉर्टेंस की एल्गी है ये गाइस। ठीक है, और वो उनका हम डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज करते हैं। डी स्टेटमेंट ऑल ऑफ दी बहुत ही अच्छी बात है सर गाइस। एक्टोकार्पस का बहुत ही अच्छा रोल प्ले करा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फिर से एक बार देखते हैं एक्टोकार्पस के बारे में। इनमें चाहे फॉलोइंग ये ट्रू स्टेटमेंट एक्टोकार्पस के बारे में कौन सी सही बात देखते हैं। जीन साइलेंसिंग की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी जेनेटिक्स में। जीन साइलेंसिंग जिसे रियल में आरएनए इंटरफ्रेंस, आई इंटरफ्रेंस करके रिप्रेजेंट करा जाता है। मीडिएटेड जीन नॉकडाउन की प्रोसेस होती है जिसे जीन साइलेंसिंग बोलते हैं। हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द ब्राउन एल्गा फ्यूकस एंड हैज़ बीन रिसेंटली यूज टू एनालाइज जीन फंक्शन इन एक्टोकार्पस। कहने का मतलब है जो जीन साइलेंसिंग की प्रोसेस थी वो फ्यूकस के लिए तो डेवलप करी, क्योंकि फ्यूकस पहले बहुत ज़्यादा एडवांस था तो उसके लिए तो डेवलप कर दी गई। अब एक्टोकार्पस की जो रिसेंट स्टडी है एक्टोकार्पस में करी जा रही, तो वही प्रोसेस जो फ्यूकस के लिए डेवलप करी गई अब वो कहाँ पे यूज करी जा रही है? एक्टोकार्पस के बारे में। तो ये बात बिल्कुल सही है। बी स्टेटमेंट, एक्टोकार्पस हैव अलाउड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हिस्टोन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। ये बात भी ठीक है। जेनेटिक का आपने देखा होगा कि जीनोमिक और जेनेटिक स्टडीज़ में तो इसीलिए सेंटेंस यूज करा जाता है कि एक्टोकार्पस के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो किस लिए चल रही है, ये पता करने के लिए जो हिस्टोन का बाद में जो ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। कहने का मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, आपने देखा आरएनए प्रोटीन में आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है और डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन। तो ये तो आपने देखा होगा सर, सीडीएम बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसमें देखें जब हिस्टोन होता है तो उसके साथ डीएनए की प्रोटीन कौन सी? हिस्टोन। तो हिस्टोन का मतलब ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन फॉर्मेशन, आरएनए तो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आरएनए जो हिस्टोन्स होती है उसका क्या भविष्य, उसका क्या फेट होता है, तो इसे जानने के लिए हम एक्टोकार्पस को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट ठीक है। और सी स्टेटमेंट है एपिजेनेटिक्स, एक टाइप का ये स्टडी का एरिया होता है, एपिजेनेटिकल स्टडी से बोलते हैं। एपिजेनेटिक्स यूज टू इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ एपिजेनेटिक प्रोसेसेस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल प्रोग्रेशन एंड सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। ये बात भी गाइस सही है कि जो एपिजेनेटिक्स आज के टाइम में यूज करी जा रही है, किस लिए? जो एपिजेनेटिक प्रोसेस होती है एक्टोकार्पस में जो लाइफ साइकिल के दौरान होती हैं उन्हें समझने के लिए हम एपिजेनेटिक एक टाइप जैसे होता है ना जेनेटिक्स के थ्रू पता करें, फिजियोलॉजी के थ्रू पता करें उसी चीज़ को, उसी को हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू पता करें, उसी को हम फाइटोजियोग्राफी के थ्रू पता करें। तो एपिजेनेटिक इज एरिया ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, और इसका आज यूज करके हम ये पता कर रहे हैं कि लाइफ साइकिल जो प्रोग्रेस होती है, लाइफ साइकिल जो मतलब इसकी पूरी होती है और उसमें सेक्सुअल जो डिफरेंशिएशन होता है। आपने देखा कि गैमेटोफाइट पे केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रक्चर बनती है और आपके जो स्पोरोफाइट होता है जो डिप्लॉयड बॉडी उस पर आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो रिप्रोडक्टिव बॉडी उनका डेवलपमेंट होता है। तो इन स्टडी को हम एपिजेनेटिक्स के थ्रू स्टडी करते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका डी, ये ऐसा हो रहा है आज के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं कि इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो द करेक्ट वन इज रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ द एक्टोकार्पस। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिट इन द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल के दौरान जो डेवलपमेंट होता है और प्रोडक्शन होता है किसका? रिप्रोडक्टिव यूनिट का, मतलब गैमेट्स का और स्पोर्स का, उनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट हमें पता करना है सही स्टेटमेंट कौन सा है गाइस। तो गाइस इस क्वेश्चन में ये पता करना है जो स्टेटमेंट सही है। देखें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट आपको देखा है कि उसमें केवल क्या बना था? प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, जिसमें आपके क्या बने थे? माइटोस्पोर्स बने थे जो माइटोसिस के थ्रू बने थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हमें पता करना है सही स्टेटमेंट। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट कैसा है? सही है, क्योंकि माइटोस्पोर्स कैसे बनते हैं? माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। ठीक है, कहाँ पे बने? प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। और ये कैसे होते हैं? माइटोसिस के थ्रू कैसे बनेंगे? जैसे जो भी डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट था तो माइटोसिस के थ्रू जब होता है तो उसमें कोई भी रिप्रोडक्शन में चेंजिंग नहीं आती है, उनकी प्लॉयडी में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि माइटोस्पोर डेवलप एज ए क्लोनल स्पोरोफाइट, मतलब जैसा स्पोरोफाइट था वैसे ही माइटोस्पोर हो गया, मतलब इन्हें क्या बोलते हैं? क्लोनल बोलते हैं। क्लोनल का मतलब हुआ कि जैसा इनका स्पोरोफाइट था वैसे ही ये बन गया, क्योंकि माइटोसिस के थ्रू क्या होता है गाइस कि रिप्रोडक्शन की जो प्लॉयडी होती है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। ये केवल चेंजिंग आती है
आपकी मियोसिस के थ्रू की जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में होता है और जो बनने वाली बॉडी होती है वो आपकी हैप्लॉइड हो जाती है, जबकि माइटोसिस के थ्रू जो माइटोस्पोर बनते हैं उनमें प्लाइडी लेवल में कोई भी चेंजिंग नहीं आती गाइस। ये हम कह सकते हैं ये सिंपल से क्लोनल स्पोरोफाइट होते हैं गाइस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और हमारा थर्ड स्टेटमेंट है स्पोरोफाइट आल्सो प्रोड्यूस यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। देखिए अभी हमने क्या था ऊपर प्लूरीलोकुलर, हमने बताया ना जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है इस पर दोनों तरीके की बॉडी बनेगी, यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया भी बनेगी और इसमें क्या बनेंगे, इसमें मियोस्पोर्स बनेंगे। और मियोस्पोर देखिए मियो मतलब मियोसिस, तो ये कैसे बनेंगे, मियोसिस के थ्रू बनेंगे। और ये कैसे होंगे गाइस, ये देखिए ये हैप्लाइड होंगे, आगे अगर सेंटेंस है तो देखेंगे, वरना ये हैप्लाइड होंगे। और डी स्टेटमेंट है हाफ ऑफ द मियोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट और हाफ डेवलप होंगे फीमेल गैमेटोफाइट। बिल्कुल सही बात है, मतलब ये हाफ मेल का मतलब हाफ मेल में डेवलप होंगे और हाफ फीमेल में डेवलप होंगे, ये बात भी सही है। जो गैमेटोफाइट बनेंगे जो मियोसिस के थ्रू म्यूस्पोर्स, उसके 50% मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और 50% फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। हम ये बोल रहे हैं केवल गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट में भी दो स्ट्रेन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव वाले आपके कहलाते हैं कि जो मेल है और नेगेटिव वाले फीमेल के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द इक्टोकार्पस। फिर से एक बार इक्टोकार्पस के बारे में हम जानेंगे। इक्टोकार्पस की सिंपल सा क्वेश्चन, इक्टोकार्पस इज ए हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल होती लाइक मेनी ब्राउन एल्गी। बिल्कुल सही बात है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं अभी इस पर। दूसरा पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स अल्टरनेशन जनरेशन बिटवीन दी टू मल्टी सेलुलर जनरेशन। हाँ, दोनों ही मल्टी सेलुलर होती हैं, हैप्लॉइड भी यहाँ मल्टी सेलुलर होता है और स्पोरोफाइट भी मल्टी सेलुलर होता है। तो कहने का मतलब यहाँ जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है दोनों ही मल्टी सेलुलर जनरेशन के बीच होता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट है कि बोथ जनरेशन जो आपकी यूनिसेलुलर मतलब आपकी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बोथ जनरेशन जो होती है वो कंसिस्ट ऑफ यूनिसेरेट। यूनिसेरेट का मतलब इस तरीके का सेल का अरेंजमेंट गाइस, दैट तो वो यूनिसेरेट होती हैं, ब्रांच फिलामेंट होती हैं, बट देयर आर सम मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन टू जनरेशन। हाँ, थोड़ा मार्फोलॉजिकल जनरेशन होती है, मगर जनरल फीचर्स क्या है कि यूनिसेरेट और ब्रांच दोनों होती हैं और मल्टी सेलुलर भी होती हैं, ठीक है। बट कुछ ऊपर देखने में थोड़ा सा डिफरेंसेस कैसे कि जैसे अगर हम बात करेंगे गैमेटोफाइट पे, तो गैमेटोफाइट पे केवल प्लूरीलोकुलर गैमेटेंजिया डेवलप होंगी, जबकि स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड बॉडी उस पर आपकी यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया भी होगी और प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया भी डेवलप होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे इस पर। तो ये सी स्टेटमेंट आपका सही है। और डी स्टेटमेंट है गैमेटोफाइट डेवलप गैमेटोफाइट मेड अप ऑफ राइजॉइड्स एंड एन अपराइट फिलामेंट दिस स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ सिलेंड्रिकल सेल। देखो गैमेटोफाइट क्या होता है, उसमें राइजॉइड होते हैं और अपराइट फिलामेंट होता है, ठीक है। और जो स्पोरोफाइट होता है वो सिलेंड्रिकल सेल्स का बना होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि जो सेल्स होती हैं, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी इसमें होती है वो स्पोरोफाइट कहलाती है, और वो उसमें जो सेल्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल्स होती हैं। और जो गैमेटोफाइट वाला पार्ट होता है उसमें राइजॉइड्स मतलब नीचे का पार्ट्स होता है, नीचे का पार्ट मतलब जो आपका प्रोस्टेट होता है, और उसका अपराइट फिलामेंट का मतलब आपका इरेक्ट वाला पार्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है गाइस, तो करेक्ट आपका आंसर हुआ ई। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करेंगे, एक बार फिर से हम ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है इसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन को इस तरीके से देखते हैं, पूरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन को पहले देखें क्या है कि व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट दिस सुपर ग्रुप स्ट्रामेनोपाइल्स, जिसे हम हेट्रोकॉन्ट भी बोलते हैं। हमने आपको बताया इसमें आपके सभी कुछ आता है। इट इज़ लार्ज यूकैरियोटिक सुपर ग्रुप है जिसके अंदर आपके बहुत ही डिस्टेंटली रिलेटेड जैसे कि प्लांट और एनिमल और फंजाई, तीनों बहुत बड़े बड़े डिफरेंस ग्रुप के लोग हैं, मगर फिर भी एक ही साथ इस ग्रुप में रखे गए हैं यूकैरियोटिक, जो इसका नाम है स्ट्रामेनोपाइल्स। बिल्कुल सही बात है गाइस। दूसरा पॉइंट है कि ब्राउन एल्गी भी इसी ग्रुप में रखते हैं, क्योंकि प्लांट जो है ना इसके साथ ही रखे गए हैं, ग्रीन एल्गी भी इसी में है, रेड एल्गी भी इसी में, तो ये बात भी सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि इट इंक्लूड दी माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर ब्राउन एल्गी, बट माइक्रोस्कोपिक मतलब फ्यूकस आ गया, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ब्राउन एल्गी फ्यूकस वो भी इसी में रखा गया। अब ये रेंज बता रहा है कि मल्टीसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एल्गी भी इसमें रखेंगे, इसके अलावा बट माइक्रोबियल एल्गी मतलब बहुत छोटे वाले एल्गी, जैसे कि आपके डाइटम्स, डाइवर्स फ्री लिविंग, हेट्रोट्रॉपिक एंड मेक्सोट्रॉपिक प्रोटिस्ट एंड इंपॉर्टेंट पैथोजेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, वो भी इसी में रखे गए। मतलब इतना बड़ा ग्रुप है, पूरा एनिमल भी रखा गया, उस पर जो पैरासाइटाइज करता है एनिमल्स, जो पैथोजन वो भी इसी ग्रुप में रखा गया है। मतलब इसकी जो रेंज ऑफ मतलब थैलेस ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो स्ट्रामेनोपाइल्स है बहुत बड़ा ग्रुप है, मतलब एक एनिमल भी पूरा रखा, और उस एनिमल पर रखने पाया जाने वाला पैरासाइट है या जो पैथोजेंस वो भी इसी ग्रुप में रखा गया। मतलब उसमें भी सिमिलरिटी देखी गई है। कहने का मतलब ये डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, इतना तो कभी पॉसिबली नहीं होता, बट यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। जो हेट्रोकॉन्ट का मतलब ये है कि एनिमल और उसमें रहने वाला पैरासाइट की सिमिलरिटी भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है उसमें दोनों में, इस बेस पे उन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया है। दी स्टेटमेंट है ब्राउन एल्गी आर यूनिक अमंग द स्ट्रामेनोपाइल्स इन डेवलपिंग इनटू मल्टीसेलुलर फॉर्म्स विद डिफरेंशिएटेड टिश्यूज दैट व्हाट दे रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ फ्लैजेलेटेड स्पोर्स एंड गैमीट्स। सेंटेंस पूरा करते हैं पहले, फिर हम इसे समझाएंगे आपको गाइस। दैट क्लोजली रिजेंबल सेल्स ऑफ हेट्रोकॉन्ट। देखिए कह रहा है कि ब्राउन एल्गी जो होते हैं यूनिक
अमांग इस ग्रुप में ब्राउन एल्गी थोड़ा यूनिक क्यों है? यूनिक इसलिए है क्योंकि इन्होंने आप जो है मल्टी सेलुलर फॉर्म डेवलप कर ली। कहने का मतलब ब्राउन एल्गी में यूनिसेलुलर कोई भी फॉर्म्स नहीं है, ठीक है। और ये रिप्रोडक्शन करते हैं अपना फ्लैजेलेटेड स्पोर्स और फ्लैजेलेटेड गैमीट के थ्रू, जो कि अदर हेटेरोकॉन्ट के जो मेंबर्स होते हैं उनकी तरह लगता है, ठीक है। तो ये बात भी सही है गाइज। और स्टेमो ब्राउन एल्गी इस ग्रुप में थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि रखे ग्रुप में, रखे साथ में गए, फिर भी कुछ फीचर्स इनके ऐसे होते हैं जो ग्रुप के दूसरे मेंबर में नहीं पाए जाते। जैसे हैलोजन मेटाबॉलिज्म की बात कर सकते हैं, एपोमियोसिस की बात कर सकते हैं, क्लैम्प फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं, और पार्थिनोस्पोरोफाइट की बात कर सकते हैं, और हाइप्लोडिप्लोथैलस की बात कर सकते हैं कि एक ही थैलस में एक फिलामेंट आपका डिप्लाइड है और एक फिलामेंट हैप्लाइड है। ये कंडीशन किसी दूसरे एल्गी में नहीं पाई जाती। उसके बावजूद ब्राउन एल्गी को प्लांट, फंजाई और ग्रीन प्लांट के साथ ही रखा गया है हेटेरोकॉन्ट ग्रुप में। तो भाई ये बात सही है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा होता है ई। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन है ये। व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द इक्टोकार्पस? इक्टोकार्पस के बारे में सही बात क्या है? पहला पॉइंट है इक्टोकार्पस इंटरेक्ट विद द रेंज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म मेक रिलेशनशिप फ्रॉम कॉमेंसल टू पैथोजन। कहने का मतलब है कि इक्टोकार्पस काफ़ी मतलब वैसा एल्गा है, सोशल टाइप कह सकते हैं कि इक्टोकार्पस डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप बनाता है, जिसमें आपके सिम्बायोसिस म्यूचुअलिज्म के साथ साथ ये भी कॉमन सेल का मतलब होता है सबसे बेसिक, मतलब जिसमें दो लोग साथ साथ रहते हो, किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, किसी को एक दूसरे से कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? कॉमन। और पैथोजेनिक एक ऐसा रिलेशन होता है जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, मतलब उसमें डिजीज काज कर देता है। तो इसकी जो रेंज ऑफ इंटरेक्शन है बहुत बड़ी है, कॉमेंसल टू पैथोजेनिक। तो ये बात बिल्कुल सही है, इक्टोकार्पस में ये कंडीशन होती है। दूसरा पॉइंट है एक्टोकार्पस इफेक्ट, पैथोजन इफेक्ट एक्टोकार्पस, उसमें आपके वायरस भी आते हैं, ओमाइसिटी जो फंजाई ग्रुप है, साइट्राइट्स भी आते हैं, और प्लाज्मोडिफोरियंस, मतलब एक्टोकार्पस भी सभी जो पैथोजेंस हैं ये डिजीज काज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और एक्टोकार्पस एक वायरस पाया जाता है, एक्टोकार्पस जो मेन स्पीसीज होती है सिलिकोसिस, जो इसकी टाइप स्पीसीज लाती है, उसके नाम से एक वायरस भी है जो एक DNA वायरस है, उसका नाम रख दिया इन्होंने ASB1, ठीक है, जैसे HN1 सुना होगा आपने। तो इसी तरीके से आपका एक्टोकार्पस सिलिकोसिस वायरस है ESV1, ठीक है। और वो कैसा वायरस है? DNA पाया जाता है उसमें गाइज। और डी स्टेटमेंट इज करेक्ट है क्योंकि ये स्टेटमेंट सभी ABC जो है वो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। अब काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखें गाइज, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो स्टेटमेंट वाइज है कि ये कंडीशन। दूसरा रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट और डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल हैलोजन साइकिल। देखिए अगर माना कि पहला, दूसरा और तीसरा तो मैं मान सकता हूँ दूसरी जगह कहीं पाए जा सकते हैं, बट हैलोजन साइकिल की जो बात आई इससे तो एक ही चीज़ क्लियर हो जाता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो ब्राउन एल्गी की बात कर रहा हूँ, स्पेशली इक्टोकार्पस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे रिबन शेप्ड आपका स्पायरल शेप्ड जिसे बोलना चाहिए, ये स्पायर वगैरह में आता है, मगर इक्टोकार्पस भी होता है, तो इक्वालिटी इक्टोकार्पस की है। डिस्क्वाइड क्रोमेटोफोर दूसरी एल्गी में पाए जाते हैं, मगर यहाँ भी पाए जाते हैं, तब भी हमें पता है, तब भी आंसर ही हो सकता है। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन भी काफ़ी यूनिक टाइप करेक्टर्स है जो इक्टोकार्पस में पाया जाता है, बट दूसरी एल्गी में भी हो सकता है, बट ग्लोबल हाइड्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करना इट इज़ ओनली यूनिक करेक्टर ऑफ द इक्टोकार्पस या फिर ब्राउन एल्गी का। तो करेक्ट आंसर आपका बी। लास्ट क्वेश्चन में हमने बात करें, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्स ऑफ द इक्टोकार्पस थैलस इज, आपको बता चुका हूँ, दिखाया भी है, सिलेंड्रिकल होती है। आप एक बार फिर से देख लेते हैं सिलेंड्रिकल सेल्स कैसी होती है। ये आपकी सेल जो है वो सिलेंड्रिकल लाइक दैट, ये सेल मैंने आपको दिखाई थी, देखिए ये सेल सिलेंड्रिकल है, ये आपकी सेल्स है लाइक दैट, सिलेंड्रिकल है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच।